हेलो, वेलकम टू निर्मला अकाउंटेंसी क्लासेस। मेरा नाम मिथिलेश सिंह है। आज का टॉपिक है डेथ ऑफ ए पार्टनर, कंप्यूटेशन ऑफ अमाउंट ड्यू टू डिसीज्ड पार्टनर। हम जानते हैं कि जब पार्टनर का डेथ होता है तो पार्टनरशिप का एंड हो जाता है और फिर से पार्टनरशिप का रिकन्स्टिट्यूशन किया जाता है। पार्टनरशिप का जब रिकन्स्टिट्यूशन किया जाता है तो हमें कुछ कैलकुलेशन करने पड़ते हैं और कुछ एडजस्टमेंट एंट्रीज भी पास करने पड़ते हैं। वो किसी भी रिकन्स्टिट्यूशन की स्थिति में, चाहे वो एडमिशन के समय का रिकन्स्टिट्यूशन हो या रिटायरमेंट का समय का रिकन्स्टिट्यूशन हो या चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग के समय का रिकन्स्टिट्यूशन हो, हमें कुछ न कुछ एडजस्टमेंट एंट्री करनी पड़ती है। पार्टनर के डेथ के समय जो भी रिकन्स्टिट्यूशन के लिए कैलकुलेशन हमें करने पड़ते हैं और जिसके लिए हमें एडजस्टमेंट एंट्रीज पास करने होते हैं, वे वही हैं जो पार्टनर के रिटायरमेंट के लिए हम करते हैं। पार्टनर के रिटायरमेंट के समय करते हैं। पार्टनर के रिटायरमेंट के समय मुख्य रूप से जो हम एडजस्टमेंट करते हैं वो संबंधित होता है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के कैलकुलेशन के संबंध में और एडजस्टमेंट के समय। डेथ के लिए भी हम न्यू प्रॉफिट रेशियो का कैलकुलेशन करते हैं। रिटायरमेंट के समय हम गेनिंग रेशियो कैलकुलेशन करते हैं। डेथ के समय भी हम गेनिंग रेशियो का कैलकुलेशन करते हैं और उसी तरह करते हैं जिस तरह किसी पार्टनर के रिटायरमेंट के समय करते हैं। उसके बाद हम लोग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करते हैं और गुडविल का कैलकुलेशन करते हैं, उसका ट्रीटमेंट करते हैं। रिटायरमेंट के समय, डेथ के समय भी उसी तरह हम ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करते हैं या उसका वैल्यूएशन करते हैं, उसका कैलकुलेशन करते हैं। रिटायरमेंट के समय जिस तरह हम लोग एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स के पार्टनर्स के एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स के संबंध में जो कैलकुलेशन करते हैं या एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं, उसी तरह हम लोग डेथ की स्थिति में भी करते हैं। रिटायरमेंट के समय रिवैल्यूएशन अकाउंट, एसेट्स के रिवैल्यूएशन और लायबिलिटीज़ की रीअसेसमेंट के लिए जो हम लोग कैलकुलेशन और अकाउंटिंग एंट्रीज करते हैं रिटायरमेंट के समय, वही एंट्री हूबहू हम लोग डेथ की स्थिति में भी करते हैं। अगर रिटायरिंग पार्टनर का कोई इंटरेस्ट है, उसके संबंध में जो एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं कैलकुलेशन के लिए जो प्रोसेस अपनाते हैं, वही प्रोसेस हम लोग और एंट्रीज डेथ के लिए भी समय भी उस पार्टनर के लिए, जो डिसीज पार्टनर है, उसके लिए करते हैं। अगर कैपिटल का एडजस्टमेंट करना है तो उसके लिए जो एडजस्टमेंट एंट्री वगैरह करते हैं, वही एंट्री यहाँ भी करते हैं। अगर ओल्ड गुडविल है, उसके लिए जो एडजस्टमेंट वगैरह करते हैं वो रिटायरमेंट के समय हो, वही हम लोग डेथ के समय भी करते हैं। पुराना अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है तो उसके को राइट ऑफ करने के लिए जो एडजस्टमेंट एंट्री हम लोग करते हैं रिटायरमेंट के समय, वही
डेथ के समय करते हैं। इसके अतिरिक्त जो पार्टनर्स का ड्राइंग है उस पर अगर कोई इंटरेस्ट देना है तो उसका जिस तरह से हम लोग रिटायरमेंट के समय कैलकुलेशन और करना पड़ता है, उसी तरह यहाँ भी करते हैं। पार्टनर्स का अगर कोई कैपिटल पर इंटरेस्ट देना है तो उसका भी रिटायरमेंट के समय जो हम लोग एडजस्टमेंट और कैलकुलेशन जिस तरह करते हैं उसी तरह यहाँ भी करते हैं। पार्टनर्स के को सैलरी कमीशन या कुछ भी देना है तो डेथ के रिटायरमेंट के समय जैसे करते हैं वैसे हम लोग डेथ की स्थिति में भी करते हैं। मूलतः हम लोग जो प्रोसेस रिटायरमेंट के समय अपनाते हैं रिटायरिंग पार्टनर के शेयर को और रिटायरिंग पार्टनर के शेयर को कैलकुलेट करने के लिए वही यहाँ भी अपनाते हैं। तो रिटायरमेंट के समय इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने देखा है, अलग से कुछ भी सीखने की जानने की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ है जो लास्ट एक टॉपिक में हम लोग रिटायरमेंट के समय भी देखा था कि हम जानते हैं कि डेथ अनप्लान्ड होता है। डेथ अनप्लान्ड होता है मतलब कभी भी हो सकता है, ड्यूरिंग फाइनेंशियल पीरियड भी हो सकता है, फाइनेंशियल ईयर भी हो सकता है, इन द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर होता है, एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर हो सकता है, एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर हो सकता है, या अकाउंटिंग ईयर हो सकता है। तो ये अनप्लान्ड होता है। वैसी स्थिति में हम लोगों को करना ही पड़ता है। क्या करना पड़ता है? जो डिसीज्ड पार्टनर है उसके शेयर का जो वह अर्न करता है फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर टू द डेट ऑफ हिज डेथ, उस पीरियड के लिए हम लोगों को करना ही पड़ता है। पार्टनरशिप की स्थिति में भी ऐसा किया जाता है, लेकिन तब किया जाता है जब पार्टनर जनरली जब पार्टनर मूलतः ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईयर या ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड उसका डेथ होता है। हाँ, चूँकि रिटायरमेंट जो होता है प्लान्ड होता है तो आम रूप से जनरली जो पार्टनर स्टार्ट करते हैं या तो एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर करते हैं या इन द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर करते हैं। लेकिन डेथ अनप्लान्ड होता है तो ये तो कभी भी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में जो प्रॉफिट है और उसमें जो डिसीज पार्टनर का शेयर है उसका कैलकुलेशन हमें बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर से उसके डेथ के समय तक का करना ही पड़ता है। अब इसको किस तरह हम लोग कैलकुलेट करते हैं और लिखते हैं ये हम लोग आगे चर्चा करेंगे। इसके पहले एक चीज़ और हम लोग जान लेते हैं कि जब पार्टनर का रिटायरमेंट होता है तो उसके जो भी उसको अमाउंट ड्यू होता है तो वो तो उसको उसी को पेमेंट किया जाता है, रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट किया जाता है। लेकिन जब किसी पार्टनर का डेथ होता है तो जो अमाउंट ड्यू होता है वो तो उसको नहीं दिया जा सकता है, वो किसको दिया जाता है? उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव उसका सन हो सकता है, उसकी डॉटर हो सकती है, उसकी वाइफ हो सकती है या कोई अन्य व्यक्ति भी हो सकता है। तो
जो डिसीज पार्टनर है, डिसीज का मतलब यहाँ डेथ से है, द पर्सन हु डाइड, उसको डिसीज पर्सन कहते हैं। तो जो डिसीज पार्टनर है उसका जो इस अमाउंट उसका जो अमाउंट ड्यू होता है फर्म के पास, वो उसका पेमेंट किसको किया जाता है? वो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को। लीगल रिप्रेजेंटेटिव का एक दूसरा पार्टनरशिप के डेथ की स्थिति में एक दूसरा नाम दिया जाता है, उसको एक्सक्यूटर कहा जाता है। डिसीज पार्टनर्स एक्सक्यूटर, तो उसको एक्सक्यूटर कहा जाता है, उसको दे होता है। जो अमाउंट डिसीज पार्टनर के लीगल रिप्रेजेंटेटिव को दे होता है, उसकी भी चर्चा हम लोग ने तब की है जब पार्टनर्स का रिटायरमेंट होता है। रिटायरमेंट होता है, रिटायरमेंट के समय जो, और उसके बारे में हम लोग ने डिटेल उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये भी सीखा है। तो रिटायरमेंट के समय डेथ के समय जो पार्टनर का लीगल रिप्रेजेंटेटिव है या उसका एक्सक्यूटर है, वो किन किन चीज़ों के लिए इंटाइटल होता है और कौन कौन सी चीज़ें उसे देनी पड़ती है, या डिसीज पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में कौन कौन सी चीज़ें हम क्रेडिट करते हैं और कौन कौन सी चीज़ें डेबिट करते हैं, या उससे कौन कौन सी चीज़ें देते हैं और कौन कौन सी चीज़ें उससे रिकवर करते हैं उसके कैपिटल अकाउंट से, वो हम लोग चर्चा कर लेते हैं। फिर हम लोग अन्य चीज़ों पर बातें करेंगे। तो उसमें महत्वपूर्ण है वो है जो डिसीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बैंक का बैलेंस है, वो उसके कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखते हैं। फिर गुडविल में उसका जो शेयर है, जो उसके डेथ के दिन जो डिसाइड होता है, वो उसको देते हैं, उसके कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखते हैं। प्रॉफिट एंड दैट रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो, या रिवैल्यूएशन, एसेट के रिवैल्यूएशन और लायबिलिटी के रीअसेसमेंट से जो प्रॉफिट या लॉस होता है, प्रॉफिट होता है, तो वो उसके कैपिटल अकाउंट में, डिसीज पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है। उसके बाद एक्यूमुलेटेड जो रिजर्व्स है उसमें उसका जो शेयर है, या जनरल रिजर्व है या कोई अन्य रिजर्व है, तो उसमें जो उसका शेयर है उसे कैपिटल अकाउंट में, डिसीज पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है। फिर जो अगर उसके कैपिटल पर इंटरेस्ट देना है उसको भी क्रेडिट किया जाता है। अगर उसे सैलरी या कमीशन देना है डिसीज पार्टनर को, तो उसको भी उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है। अगर उसको और उसका हिस्सा उस ड्यूरेशन के प्रॉफिट में जो बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर से उसके डेथ के समय का होता है जो प्रॉफिट, उसमें उसका क्या शेयर है वो भी, उसको भी उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है। इसके अतिरिक्त कुछ आइटम हैं जो उसके कैपिटल अकाउंट में डेबिट किया जाता है, मतलब उससे उसको रिकवर करना होता है। जैसे रिटायरिंग पार्टनर से भी कुछ आइटम है जो वही आइटम लगभग हैं जो डिसीज पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में के डेबिट साइड में लिखे जाते हैं। रिटायरिंग पार्टनर के भी डेबिट साइड में वही आइटम लिखे जाते हैं।
जो डिसीज पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में लिखे जाते हैं। मतलब या डिसीज पार्टनर रिटायरिंग पार्टनर के भी कैपिटल अकाउंट में जो आइटम लिखे जाते हैं वही डिसीज पार्टनर के भी कैपिटल अकाउंट में के डेबिट में लिखे जाते हैं। उनमें मूलतः है जो ओल्ड अगर गुडविल है उसको राइट अप किया जाता है, वो डेबिट किया जाता है, उसमें उसका शेयर डेबिट किया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का अगर डेबिट बैलेंस है तो उसमें जो डिसीज पार्टनर का शेयर है वो डेबिट किया जाता है। रिवोल्यूशन पर अगर कोई लॉस होता है उसमें जो डिसीज पार्टनर का शेयर है वो डेबिट किया जाता है। उसका अगर ड्राइंग कोई है तो उसको डेबिट किया जाता है। ड्राइंग पर कोई इंटरेस्ट देना है तो उसको भी डेबिट किया जाता है। तो ये सब चीज़ें डिसीज पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डेबिट की जाती है। और उस प्रॉफिट में जो उसका हिस्सा बनता है जो बिगनिंग ऑफ द ईयर से टिल डेट ऑफ डेथ तक कमाया जाता है, उसको भी उसके अगर जो प्रॉफिट है जो लॉस है जो उसके जो बिगनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर टिल हिज डेथ तक कमाया जाता है, लॉस के उस हिस्से को भी डिसीज पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डेबिट करते हैं। तो ये मूलतः पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट की जाने वाली चीज़ें हैं। लेकिन लास्ट में इस बैलेंस को, इस कैपिटल अकाउंट के बैलेंस को, चूँकि जो डिसीज पार्टनर है वो तो है नहीं, उसको दिया नहीं जा सकता है, तो उसके लीगल एक्सिक्यूटर को देते हैं, तो उसके अकाउंट में हम लोग ट्रांसफ़र कर देते हैं। ट्रांसफ़र करने के लिए जनरल एंट्री क्या होता है? ट्रांसफ़र करने की जनरल एंट्री जो होता है वो होता है डिसीज पार्टनर से कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर्स एक्सिक्यूटर अकाउंट। ये सिंपल जनरल एंट्री होता है। अब एक आइटम हम लोगों ने चर्चा यहाँ की है, जो जनरल जो रिटायरमेंट होता है ऑन द डे ऑफ क्लोजिंग ऑफ अकाउंट्स और इन द ओपनिंग ऑफ ऑन द डे ऑफ ओपनिंग ऑफ अकाउंट्स, उस दिन जो रिटायरमेंट होता है उसमें उसकी चर्चा नहीं की जाती है। वो अमाउंट है सस्पेंस प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट का। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट की गणना उस समय भी की जाती है जब पार्टनर ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर रिटायर करता है। लेकिन जनरली ऐसे सवाल हमको कम मिलते हैं, चूँकि रिटायरमेंट अक्सर हाँ प्लान्ड होता है, डेथ अनप्लान्ड होता है, तो ये होता ही होता है, लगभग होता ही होता है। लेकिन रिटायरमेंट प्लान हो सकता है, तो वैसी स्थिति में हम लोग जो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट है उसका वो जो हम लोग लिखते हैं उसको कैसे बनाते हैं उसके बारे में और उसके संबंध में जो जनरल एंट्री करते हैं उसके लिए हम लोग चर्चा करेंगे। मतलब उस पीरियड का प्रॉफिट या कैसे कैलकुलेशन करते हैं जो बिगनिंग ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड से ईयर से शुरू होता है और टिल द डेट ऑफ डेथ तक कैलकुलेट होता है, कैलकुलेट होता है। तो इसके लिए दो बेसिस है और दो बेसिस की चर्चा हम लोग आगे करेंगे। उसके पहले इसके लिए अकाउंटिंग एंट्री क्या करते हैं। अगर प्रॉफिट होता है तो वैसी स्थिति में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करते हैं और दैट डिसीज पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। अगर लॉस होता है उस पीरियड में तो डिसीज पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। जब हम लोग इंटरिम बैलेंस शीट बनाते हैं तो अगर प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट के बैलेंस को हम लोग एसेट साइड में दिखाते हैं।
अगर लॉस होता है तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट के बैलेंस को हम लोग लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं। जब ईयर एंड में, अकाउंटिंग ईयर के एंड में प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट बनाया जाता है, तो जो सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस है उसको अगर वो एसेट साइड में है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिख देते हैं। अगर लायबिलिटी साइड में है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख देते हैं। लेकिन यह स्थिति तब लागू होती है जब पार्टनर्स के जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है उनके दैट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कोई चेंज नहीं हुआ है। कोई चेंज नहीं हुआ है मतलब जो उनका पुराना जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वही उनका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, कोई चेंज नहीं हुआ है। लेकिन अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कोई चेंज हुआ है, पुराना रेशियो से डिफरेंट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, तो वैसी स्थिति में जो जनरल एंट्री करते हैं वो होता है कि हम लोग गेनिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं और जो डिसीज पार्टनर है या सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है उसके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। या सेक्रीफाइसिंग यहाँ करने का मतलब है कि जब पुराना रेशियो नहीं है, नया रेशियो है, तो ऐसी स्थिति में जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है उसमें से भी कोई हो सकता है जो सेक्रीफाइस कुछ ना कुछ कर रहा हो, तो वैसी स्थिति में उसके भी कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। अगर जो इस पीरियड में फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर से टिल द डेट ऑफ डेथ तक अगर लॉस होता है तो वैसी स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, जो डिसीज पार्टनर है उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं, जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं, और जो रिटायरिंग पार्टनर है और जो गेनिंग पार्टनर है उसके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। तो यही जर्नल एंट्री होती है। अब मैंने बताया था कि जब जो प्रॉफिट होता है फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ अकाउंटिंग ईयर टिल द डे ऑफ डेथ ऑफ द डिसीज्ड पार्टनर, उसका कैलकुलेशन हम लोग किस तरह करेंगे, वो उसके लिए दो तरीके। एक्चुअली वो प्रॉफिट का एक एस्टिमेशन किया जाता है, एग्जैक्टली वो प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं किया जा सकता है, वो एक्चुअल प्रॉफिट से भिन्न हो सकता है, अक्सर हाँ होता भी है। लेकिन चूंकि हमको डिसीज पार्टनर का अकाउंट सेटल करना है, उसको जो अमाउंट पे ऑफ करना है वो उसके एक्सिक्यूटर को देना है, तो कैलकुलेशन का कोई ना कोई बेसिस तो लेना ही पड़ता है। वैसे ही आधार में जनरली दो बेसिस से अपनाया जाता है, एक होता है टाइम बेसिस, दूसरा है टर्नओवर और सेल्स बेसिस। जब टाइम बेसिस होता है तो अक्सर हाँ पिछले साल के प्रॉफिट के आधार पर जो कंटिन्यू नेक्स्ट ईयर है उसके या जो जिस साल में पार्टनर का डेथ हुआ है उस साल के प्रॉफिट के कैलकुलेशन के लिए कहा जाता है, या कुछ प्रीसीडिंग ईयर्स के एवरेज प्रॉफिट के आधार पर करंट ईयर जिस ईयर में डिसीज पार्टनर का डेथ हुआ है उसके प्रॉफिट के उस पीरियड के प्रॉफिट के कैलकुलेशन के लिए कहा जाता है क्वेश्चन में या रियल प्रॉब्लम में। उसी तरह कभी कभी जब टर्नओवर के आधार पर कैलकुलेशन करते हैं तो पिछले साल के टर्नओवर के आधार पर भी नए साल का जो टर्नओवर है उसका प्रॉफिट का कैलकुलेशन, उस पीरियड का प्रॉफिट का कैलकुलेशन किया जा सकता है जिस अकाउंटिंग ईयर में उसका डेथ हुआ है। उसके लिए भी हमको ओल्ड प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट का पता होना चाहिए, उसके टर्नओवर का पता, सेल्स का पता होना चाहिए, या प्रीवियस ईयर्स के सेल्स या प्रॉफिट के एवरेज के आधार पर भी प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट के एवरेज के आधार पर
भी हम लोग के आधार पर भी पिछले साल के प्रॉफिट के परसेंटेज के आधार पर हम लोग जो करंट ईयर है उसके प्रॉफिट की हम लोग गणना कर सकते हैं जिस ईयर में जो डिसीज पार्टनर है उसका डेथ होता है। तो इसको हम लोग दो क्वेश्चन के जो यहाँ हम लोगों ने किया है उसके आधार पर देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन टाइम बेसिस के आधार पर है, दूसरा क्वेश्चन टर्नओवर बेसिस के आधार पर। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। ए, बी एंड सी वेयर पार्टनर्स इन ए फर्म. सी डाइड ऑन 28th February 2020 and accounts are closed on 31st December every year. His share of profits from the closure of the last accounting year till the date of death was to be calculated on the basis of average profits of 3 completed years before death. Profit for 2017, 2018 and 2019 were rupees 80,000, rupees 90,000 and rupees 1 lakh respectively. Calculate C's share of profits till his death and pass journal entry. अब हम लोग देख रहे हैं कैसे कैलकुलेशन करेंगे। सॉल्यूशन यहाँ जो है एवरेज प्रॉफिट हम लोग पहले निकालते हैं। एवरेज प्रॉफिट 3 साल का दिया हुआ है 80,000 प्लस 90,000 प्लस 1 लैक्स डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू हो गया 2,70,000 डिवाइडेड बाई 3, ये आएगा 90,000। अब प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ कितना होगा, ये हम जानते हैं कि 28 फरवरी को डेथ हुआ है और अकाउंटिंग ईयर है वो कैलेंडर ईयर है। तो वैसी स्थिति में 2 महीने का प्रॉफिट हम लोग निकालेंगे। तो 90,000 का 2/12 करते हैं तो ये 15,000 आता है। फिर 15,000 तो पूरे फर्म का मतलब ए, बी और सी तीनों का प्रॉफिट का हिस्सा हुआ। तो इसमें सी का शेयर कितना है, जो उसका प्रॉफिट शेयर का रेशियो है। यहाँ रेशियो कुछ भी नहीं दिया गया है, इसका मतलब इक्वल रेशियो है। तो 3 पार्टनर है तो 1/3 हो जाएगा। तो 15,000 का 1/3 क्या हुआ 5,000। अब इसके लिए जनरल एंट्री सिंपली पास करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करते हैं और सीज के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। नरेशन क्या लिखते हैं, बीइंग सीज शेयर ऑफ प्रॉफिट्स क्रेडिटेड टू हिज कैपिटल अकाउंट फ्रॉम द लास्ट from the beginning of the accounting year till his death। ये पहला क्वेश्चन हुआ। दूसरा क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे हैं ए, बी एंड सी। दूसरा क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे हैं ए, बी एंड सी आर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। बी डाइड ऑन 30th June 2019। अकाउंट्स आर क्लोज ऑन 31st March। सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019 अमाउंटेड टू रुपीज़ 3 lakhs। सेल्स ऑफ रुपीज़ 1 lakh amounted between the period from 1st April 2019 to 30th June 2019. The profits for the year ended 31st March 2019 amounted to rupees 30,000. Calculate deceased partners' share in the profits of the firm. Pass necessary journal entry for the same. अब इसका कैलकुलेशन हम लोग करेंगे। सॉल्यूशन है percentage of profit to sales for the year ended 31st March 2019। हमें पता है कि हमारा प्रॉफिट कितना है 30,000 है, हमारा सेल्स कितना है प्रीवियस ईयर का 3 lakhs है। तो हम लोग परसेंटेज निकालने के लिए 30,000 बाई 3 lakhs इंटू 100 करते हैं, ये 10% आएगा। प्रॉफिट्स अप टू दी डेट ऑफ डेथ, डेथ का डेट 30th जून है, ये हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो
बिगिनिंग ऑफ द ईयर क्या है 1 अप्रैल, तो 3 महीना हुआ, 3 मंथ्स का हम लोग सॉरी डेट दिया, ये प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ, यहाँ हम लोग टर्नओवर के आधार पर निकाल रहे हैं। तो टर्नओवर भी हमको उस पीरियड का दिया हुआ है, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर टिल द डेट ऑफ डेथ, वो है 1 लाख। 1 लाख का 10%, चूँकि पुराना रेट है तो नया रेट भी 10% होगा, तो 10% करेंगे, ये आएगा ₹10,000। 10,000 तो पूरे फर्म का हुआ प्रॉफिट। तो फिर इसमें बी का शेयर क्या होगा, बी का शेयर होगा 10,000 इंटू 2/5। 2/5 इसलिए होगा कि जो रेशियो है ए बी और सी का 2:2:1 है, बी का शेयर 2 हुआ और डिनोमिनेटर जो हुआ वो 5 हुआ, तो 2/5 हो गया। तो 10,000 का 2/5 हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 4,000 आएगा। 4,000 फिर हम लोग जर्नल एंट्री पास कर देंगे। जर्नल एंट्री में प्रॉफिट एंड लॉस एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट करते हैं और बीच कैपिटल अकाउंट को, जो कि बी डिसीज पार्टनर, कैपिटल अकाउंट को क्रिएट करते हैं। बीइंग नरेशन क्या होगा, बीइंग बीज शेयर ऑफ प्रॉफिट्स क्रिएटेड टू हिज कैपिटल अकाउंट फ्रॉम द beginning of the accounting year, beginning of the accounting year till his death। तो ये जनरल, ये नरेशन हुआ। ओके, सी यू अगेन।